अस्सलाम वालेकुम। ठीक याद दिलाया जनाब सुरेंद्र चौधरी साहब ने। ठीक इसी जगह, इसी बस अड्डे में, यहीं पर स्टेज लगा हुआ था। शायद इतनी ही गर्मी थी, 1.5-2 डिग्री आगे पीछे, लेकिन हाल ऐसा ही था। उस वक्त ना सकीना थी ना नासिर साहब थे, दोनों अपने इलाकों में लगे हुए थे। मैं था, सुरेंद्र चौधरी साहब थे। और मुकाबला था, मुकाबला सख्त था। आम तौर पर मुल्क की मीडिया छोड़िए, हमारे जो जम्मू कश्मीर की मीडिया है, उन्होंने ये सीट बीजेपी के हवाले कर दिया था। अब मुकाबला किसके साथ था? कोई आम उम्मीदवार नहीं, उनका अध्यक्ष, जेएनके में अध्यक्ष उनका सुरेंद्र चौधरी साहब ने उनको आड़े हाथों लिया। अब मैंने दबी अल्फाजों में स्टेज पे इनसे पूछा, मैंने कहा ना क्या लग रहा है? कहा ना कोशिश तो हम पूरी कर रहे हैं, अगर परमात्मा ने साथ दिया तो सीट निकाल के दे दूंगा। मैंने तो कहा ना आपकी ये एक सीट 10 सीटों के बराबर होगी, क्योंकि अध्यक्ष को हराना कोई मामूली काम नहीं है। मैं निकला यहां से, दिल में थोड़ी सी उम्मीद जाग गई कि शायद यहां कुछ हो सकता है। फिर बाकी सीटों में लगा रहा, अपनी सीट में लगा रहा। जिस दिन वोट गिनने का दिन आया, अगर मेरी याददाश्त सही है, क्योंकि उस वक्त हमारे ये क्या कहते हैं इसके होश थोड़े उड़ गए थे, यहां पे उतार चढ़ाव रहा है? कभी चौधरी साहब का पलटा ज्यादा, कभी दूसरों का। जब इनका ऊपर जाता था, दिल हमारा हल्का होता था, लेकिन फिर अगला राउंड चौधरी साहब नीचे, दूसरे साहब ऊपर, फिर हार्ट फेलियर। मैं आपसे वही कह रहा हूं जो हमने खुद, मतलब जिस चीज से हम गुजरे। अच्छा, अब राउंड कम रह गए, मार्जिन भी बड़ा नहीं। अब किसी तरह सुरेंद्र चौधरी साहब निकले, क्योंकि तब तक मुझे पता था कि जीत नेशनल कॉन्फ्रेंस की होनी है, हुकूमत हमारी बननी थी। लेकिन मुझे यह भी पता था कि जम्मू से हमें उतना मिला नहीं जितना हम सोच रहे थे। हमने कांग्रेस के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था, जम्मू की ज्यादातर सीटें हमने कांग्रेस को दी थी। हमें लगा था कि शायद वो बीजेपी का मुकाबला करेंगे तो जम्मू में ठीक ठाक रहेगा। वो कुछ कर नहीं पाए। अब मैं अपनी जगह परेशान कि ना हुकूमत तो बननी है, जम्मू से हम नुमाइंदगी किसको देंगे? मैं ऊपर वाले से कहा, ना किसी तरह हमें जितवा के दे दो, कहीं ना कहीं जम्मू में हमें फेस पे दिखाने के लिए रहना चाहिए। नतीजे आए, हमारे साथी कामयाब हुए और मुझे अपनी जगह बहुत तसल्ली हुई। अब फिर लोग पूछना शुरू कर गए, क्या कर रहे हो, किसको बना रहे हो, किसको क्या दे रहे हो? मैं चुप रहा, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। यहां तक कि ये बात मुझे यहां कहनी चाहिए और कहीं कहा नहीं। इलेक्शन के बाद मुबारक देने आए, एक बार भी सुरेंद्र चौधरी साहब ने मुझसे ये नहीं कहा कि ना मुझे क्या बनाने जा रहे हो, एक बार भी नहीं। अगर उस वक्त ये कह भी देते कि ना जम्मू से आपको एक ही तो मिला, मेरे बिना क्या करोगे,
उनका कहना गलत नहीं होता, नहीं कहा। आया, मुबारक की, पता नहीं ऊपर वाले से कोई सिग्नल मिला होगा नहीं मिला होगा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने इनके काम में कुछ नहीं कहा। वापस जम्मू आए, हम हुकूमत बनाने के इस सिलसिले में लगे रहे। अब जब दूसरे दिन ओथ लेना था, मैंने अपने एक साथी से इनको फोन कराया। मैंने कहा सुरेंद्र चौधरी साहब से कहिए श्रीनगर आ जाएं, ओथ लेना है। तो मैंने फोन किया। अच्छा, साथी ने मुझसे पूछा क्या कर रहे हो ना, मैंने कहा आप छोड़ दीजिए मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा हूं, आप सिर्फ चौधरी साहब से कहिए कि वो श्रीनगर पहुंचे, ओथ लेना है। पहुंचे ये, अब शायद 24 को हमने ओथ लिया। 24 की सुबह को वहां जहां फंक्शन था, घर निकलने से पहले, अब क्योंकि उस टाइम लिस्ट सारा देना पड़ता है राजभवन में, मुझे लगा कि अब बात बाहर आ ही जाएगी। तो मैंने उस साथी से कहा, मैंने कहा ना सुरेंद्र चौधरी साहब से कहिए कि मेरे बाद सबसे पहला ओथ उनका होगा, क्योंकि उनको डिप्टी सीएम बनना है। अच्छा, मैं बात थोड़ी आगे ले जा रहा हूं। जब ये बात मेरे साथी ने सुरेंद्र से की, थोड़ी देर के लिए खामोशी। मेरे साथी को लगा कि शायद लाइन कट गया होगा, इन्होंने सुना नहीं। तो वहां से कहा हेलो हेलो, ने कहा हाँ मैं यहीं पे हूं, बोलो। ने कहा हाँ आपको डिप्टी सीएम बनना है। इनका जवाब क्या था वो मैं बताऊं। इन्होंने कहा ना चंद महीने पहले मैं सर्जरी करके निकला हूं, मेरा दिल थोड़ा कमजोर है, मेरे दिल पे एहसान करके मुझे इस तरह मत बताओ जो होगा नहीं, मुझे सच सच बताओ। मुझे अगर मिनिस्ट्री मिलनी है तो मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैंने मांगा नहीं। कहा ना मिनिस्ट्री तो आपको मिलेगी, मिनिस्ट्री के साथ आपने डिप्टी सीएम बनना है, जरा तैयारी करिए। मतलब ये कि किसी की तकदीर में जो लिखा है उनको वो मिलना है। आखिरकार ऊपर वाले ने सुरेंद्र चौधरी साहब के लिए नौशहरा की सीट जीत के जम्मू कश्मीर का डिप्टी सीएम बनना ये लिखा हुआ था। इत्तेफाक से ये मेरे हाथों हुआ। और यही मैं लोगों से कहता हूं जो मुझे आके मांगने की बात करते हैं, मुझे ये बनाओ वो बनाओ। मैं कहता हूं बनाने वाला पहले मैं नहीं हूं, बनाने वाला पहले भगवान वाहिगुरु ईश्वर अल्लाह, पहले फैसला उनका होता है। उसके बाद वो किसके जरिए ये काम कराते हैं वो बाद में फैसला होता है। लेकिन बनने के बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमेशा उस एहसास को जिंदा रखें कि हम किसी जगह बैठे हैं, ऊपर वाले ने हमें यहां किसी मकसद के लिए बिठाया होगा। मकसद ये नहीं कि हम अपना ऐशो आराम करें, मकसद ये नहीं कि जहां हम अकेले गाड़ी में घूमते थे वहां अब 5 गाड़ियां होंगी तो हमें तसल्ली होगी। मकसद ये कि हम अपनी कुर्सी अपने दफ्तर का इस्तेमाल करें अपने लोगों को थोड़ी राहत और थोड़ा आसान जिंदगी करने के लिए। ये मकसद है हमारा यहां आने का। हम आपके स्कूल को बेहतर करें, अस्पतालों को बेहतर करें, यहां के सड़कों को बेहतर करें, यहां की बेरोजगारी को कम करें, यहां की गुर्बत को कम करें, यहां जो डेली वेजर हैं जिनको इस्तेमाल किया गया है लेकिन कभी परमानेंट नहीं किया, इस हुकूमत के जरिए उनको परमानेंट करना भी हमारा वादा है और इंशाल्लाह हम करके रहेंगे। इसी तरह जैसे हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, हम वादा बंद हैं कि इनके साथ इंसाफ करके इनका जो वजीफा है, इनका जो स्टाइपेंड है उसको बढ़ा के ही हम यहां से जो है रुखसत होके दोबारा अपने आप को लोगों के सामने पेश करेंगे। ये हमने वादे किए हैं लोगों के साथ। इसी तरह हमने सोशल वेलफेयर की स्कीमों को लेकर वादे किए। हमने सबसे गरीब लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर बांटने का वादा किया। इस साल बजट में वो ऐलान हुआ। यहां अब
6 मुफ्त सिलेंडर जो है साल के हमारे गरीब लोगों के घर पहुंचना शुरू हो जाएंगे इस हुकूमत की बदौलत। इसी तरह बिजली पर राहत, अपनी बहनों के लिए, माओं के लिए बस में मुफ्त सवारी, सब चीजों पे हम आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है ना, हमने लोगों के साथ वादे किए। लेकिन जिनके साथ हमारा मुकाबला था, क्या उन्होंने लोगों के साथ वादे नहीं किए? उनके वादे कहां गए? क्योंकि चलिए, उनकी हुकूमत जम्मू कश्मीर में नहीं बनी, लेकिन मरकज में उनकी हुकूमत है। उनका सबसे बड़ा वादा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या था? कि आप इलेक्शन में हिस्सा लीजिए, इलेक्शन के बाद हम दोबारा जम्मू कश्मीर को रियासत बनाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि अगर आप किसी और पार्टी को यहां हुकूमत की जिम्मेदारी दोगी, हम आपको सजा देंगे। उन्होंने ये कहा था कि 3 कदमों में यह होगा, पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन, फिर स्टेटहुड। डिलिमिटेशन भी हुआ, जैसे हुआ वैसे हुआ, हो गया। फिर इलेक्शन कराए, 1 नहीं 2, एक ही साल के अंदर अंदर 24 में पहले हमसे पार्लियामेंट का इलेक्शन कराया, फिर हमसे असेंबली का इलेक्शन कराया। कहा कि बस इलेक्शन होते ही आपको रियासत वापस मिलेगी। आज 1.5 साल हो गए, हम उनसे पूछते हैं, आप बताएं खुदारा, हम तो अपने वादे पूरे कर रहे हैं, जो आपने वादा लोगों के साथ किया था वो वादा कहां गया? हमें रियासत वापस दे दीजिए, क्योंकि यहां के लोगों ने उस रियासत के लिए वोट दिए, चाहे कांग्रेस को दिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिए, बीजेपी को दिए, जिस भी पार्टी को दिए इस गर्ज से कि जम्मू कश्मीर के ऊपर जो ये कलंक सा लगा हुआ है, जो हमें एक सजा दी गई, इस बात के लिए भी हमें पता नहीं कि किस बात की सजा, लेकिन रियासत से हटा के यूटी बनाना हमारे लिए सजा थी। हम कहते हैं वो वादा पूरा करो, उस पर खामोशी, कोई जवाब नहीं। कहते हैं सही वक्त आने पे, सही वक्त आने पे मतलब क्या हुआ? मैं बार बार इनसे पूछता हूं, बताइए ना, जब आप कहते हो कि ये हमारा वादा है, हमने जबान दी हुई है, क्या आपकी जबान का कोई मतलब नहीं? क्या आपके वादों का कोई मतलब नहीं? क्या हम आपकी जबान को इतना हल्का समझें कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों से बार बार सुप्रीम कोर्ट में, पार्लियामेंट में, जलसों में, इलेक्शन में, बंद कमरों में आप कहो कि हम आपको रियासत देंगे और उसके बाद आप मुकर जाते हो? समझाइए हमें, जब आप कहते हो सही मौके पे, वो सही मौका है क्या ताकि हम वहां तक पहुंचे? जब हम बच्चों से इम्तिहान करवाते हैं, उनको कहते हैं ना 40% पास होना है, 60% फर्स्ट डिवीजन, 75% डिस्टिंक्शन। तो बच्चों को पता होता है कि पास होने के लिए कितना, फर्स्ट डिवीजन के लिए कितना, डिस्टिंक्शन के लिए कितना। हम उनसे पूछते हैं ना, रियासत लाने के लिए जब आप कहते हो कि सही वक्त पे, आप हमें बताइए हम उस सही वक्त को तोलेंगे कैसे, ताकि मुझे, सुरेंद्र को, नासिर को, सकीना को, मेरे यहां साथियों को, हमें पता हो कि ना उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें यह करना है। वो बताते नहीं, और फिर अलग अलग झांसे, अलग अलग झूठ, अलग अलग धोखे। आज हम जो ऑपोजिशन में बैठे हैं, आज हमें निशाना बनाया जाता है कि हम महिलाओं के खिलाफ हैं, कि हमने महिला आरक्षण बिल जो है उसके खिलाफ पार्लियामेंट में वोट दिया। लेकिन ये नहीं बताते आपसे कि जब 23 में बिल लाया गया, हम सबों ने मिलकर उसको पास किया। आज हम बीजेपी वालों से पूछते हैं कि अगर 23 में आपने महिला आरक्षण बिल पास कराया, उसको परसों क्यों लागू किया आपने? 24 आप खामोश रहे, 25 आप खामोश रहे, 26 का लगभग आधा हिस्सा गया, आज आपने उस कानून को लागू किया। क्या जरूरत थी पार्लियामेंट में दोबारा बिल लाने की? समझाएं हमें, क्योंकि वहां से टीवी और रेडियो के जरिए इल्जाम तो लगते हैं, लेकिन हमारे सवालों का जवाब नहीं आता। अगर 23 में बिल पास हुआ, 26 में दोबारा बिल लाने की जरूरत क्या थी? और हमने आपसे कहा उस वक्त पार्लियामेंट में, हम इस बिल के हक में हैं, डिलिमिटेशन आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि डिलिमिटेशन सेंसस के बाद होना चाहिए। क्या मजबूरी थी कि आप इस महिला आरक्षण बिल को
के पीछे छुपे हुए यहां डिलिमिटेशन लाना चाहते थे, क्योंकि जो धोखा आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वही धोखा आप पूरे मुल्क के साथ करना चाहते थे। क्या हम भूल गए किस तरह यहां डिलिमिटेशन में हुआ? 7 सीटें बढ़ाई गई, 7 में से 6 सीटें किसने जीती? बीजेपी ने। सीधा सीधा उन्होंने डिलिमिटेशन किया सिर्फ यहां पे कब्जा जमाने के लिए। वो दूसरी बात है कि ऊपर वाले को उनकी साजिश जो है वो नाकामयाब करनी थी, इसलिए सुरेंद्र चौधरी जैसे लोग जो है यहां से कामयाब होकर गए ताकि इन लोगों की साजिश नाकामयाब हो। लेकिन इन्होंने अपने तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखी, इसलिए हमारे हाथों इनको लेते हैं, इसलिए हम इनको टकर जाते हैं। और जब हम इनको टकर जाते हैं इनको तसल्ली नहीं होती, खुश नहीं होते, फिर ये तरीके निकालते हैं हमें परेशान करने के लिए। और सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशान किया हुआ है वो मेरे साथी सुरेंद्र चौधरी साहब को किया हुआ है। बार बार आप देखिए, असेंबली में बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के लिए बात करते हैं, कभी की बात करते हैं, स्टेटहुड की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इतिहाद की बात करते हैं। ये बीजेपी वालों को पसंद नहीं होता। कहीं अपने एजेंसियों से छापा डलवाते हैं, जब छापे में निकलता कुछ नहीं है, जब इनके खिलाफ कुछ मिलता नहीं है तो इनको छोड़ दीजिए, फिर परिवार वालों को तंग करना शुरू कर जाते हैं। अब मुझे बताइए ना, अगर सुरेंद्र चौधरी साहब सियासत में आए, अगर सुरेंद्र चौधरी साहब ने यहां बीजेपी के उस वक्त के अध्यक्ष को हराया, इसमें सुरेंद्र चौधरी साहब के भाई का क्या कसूर? क्या कसूर भाई का? भाई तो नौकरी कर रहा है, वर्दी लगाया हुआ है। लेकिन ये लोग इतने गिरे हुए हैं कि क्योंकि ये सुरेंद्र चौधरी साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो अपनी दुश्मनी जो है ये भाई पे निकालते हैं। पूरे बैच का प्रमोशन होता है, एक आदमी रह जाता है, कौन? सुरेंद्र चौधरी साहब का भाई। क्यों? क्योंकि वो डिप्टी सीएम का भाई है। अच्छा, इसके बाद भी डिप्टी सीएम साहब ने कहा नहीं ना, मैं इनको टकर जाऊंगा। जब ये तब भी नहीं रुके, फिर क्या किया? भाई को उठा के यहां से लद्दाख भेजा। जब लद्दाख भेजा, लद्दाख में उसकी कोई जरूरत नहीं थी। लद्दाख की हुकूमत ने वापस लिखा, कहा हमें अब इसको चाहिए ही नहीं, आप रख लीजिए, ये हमारी जरूरत, हमें चाहिए नहीं इसको लद्दाख में। अच्छा, जब वापस भेजा ये लोग और नाराज हुए, इन्होंने जोर जबरदस्ती करके उसको लद्दाख ही पहुंचा दिया। अब इन लोगों का क्या करें? मुकाबला करना हमारा करिए, मेरा करिए, सुरेंद्र का करिए, सकीना का करिए, नासिर का करिए। आप रिश्तेदारों के पीछे क्यों पड़ जाते हो? आप दोस्तों के पीछे क्यों पड़ जाते हो? आप हमसायों के पीछे क्यों पड़ जाते हो? क्या आपकी सियासत इतनी कमजोर है कि आप हमारा सियासी मुकाबला कर नहीं सकते हो? रिश्तेदारों को इसमें लाते हो। और वैसे भी कौन सा इलेक्शन आना है? इलेक्शन तो 34 में हुआ ना, अगला इलेक्शन 29 में होगा। 29 तक इंतजार करिए ना। जो भी आप यहां लाओगे, मैं दावे से आपसे कहता हूं सुरेंद्र चौधरी साहब उसका जमानत जब्त करके यहां से वापस भेज देंगे, या आज से लिख के ले लीजिए, क्योंकि ये काम कर रहे हैं, लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है आपकी। रियासत का मतलब रियासत नहीं, चलो जम्मू कश्मीर का डिप्टी सीएम है, बाकी जगहों की तरफ भी इनकी तवज्जो। ऐसा नहीं है कि बाकी जगहों को ये ऐसे ही छोड़ रहे हैं। बहुत अहम महकमे संभाले हुए हैं, पीडब्ल्यूडी, माइनिंग, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। अपने काम के तरफ तवज्जो देते देते अपने इलाकों के भी ये खिदमत कर रहा है। और उस खिदमत का नतीजा आज ये 2 चीजें हैं। एक सड़क का हमने उद्घाटन किया जो शानदार सड़क बनी हुई है, और एक अस्पताल जो 11 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ था। अरे इसके भाई के पीछे क्यों पड़े हो? पहले जवाब दो कि 11 साल आप इस अस्पताल के साथ कुछ कर नहीं सके, क्यों? क्या कमजोरी थी आपकी? मैं भी यूटी चला रहा हूं, वो भी यूटी था। उस यूटी में यह अस्पताल पूरा क्यों नहीं हुआ? आज कैसे हुआ? उस यूटी में एम्बुलेंस क्यों नहीं मिला जब मेरी बहन एम्बुलेंस ला सकती थी? उस यूटी में डिग्री कॉलेज का बस क्यों नहीं आया जब आज बस आ सकता है? आज तो मेरी बहन ने एक और तोप चलाया, हमें पता ही नहीं था ये तोप चलने वाला है, लेकिन आज डिग्री कॉलेज का भी तोप चला। और ये तोप जो है इसकी शुरुआत यहां हुई है, लेकिन इसका खात्मा यहां नहीं होगा। और मेरी बहन को जहां जाएगी वहां मेरी बहन से ये डिग्री कॉलेज की बात जरूर होगी।
हाँ, अब मैं तो मुझे जो लेना होगा मैं चुपचाप ले लूंगा ना, मैं खुलेआम नहीं लूंगा। लेकिन ये सब आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। ये तब मुमकिन हुआ जब आपने सुरेंद्र चौधरी साहब को इसी जगह जितवा के भेजने का एक हमारे साथ वादा किया था। हाथ उठा के आप लोगों ने कहा कि हम इसको जितवा के भेजेंगे। ये हम आप पे एहसान नहीं कर रहे हैं, एहसान आप लोगों ने हम पे किया, एहसान आपने मुझ पे किया, सुरेंद्र पे किया, नासिर पे किया, सकीना पे किया। हम ये एहसान चुका रहे हैं और जब तक रहेंगे, जब तक ऊपर वाले ने हमें ये सांस दी होगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों का एहसान जो है, नौशहरा के लोगों का एहसान चुकाते रहेंगे। इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों का साथ रहेगा। मुझे इस बात का एहसास है कि इस तड़पती हुई गर्मी में आप लोग बैठे, आपने इस फंक्शन को निहायत ही कामयाब किया। जो ये मोहब्बत से भरा हुआ एक इस्तकबाल आपने हमारा किया यहाँ पे। आज आप लोगों ने नौशहरा को एक दुल्हन की तरफ सजाया। वाकई मुझे अब 25-26 साल हो गए यहाँ से गुजरते हुए, कभी पूंछ, कभी रजौरी, कभी नौशहरा, कभी लंबेड़ी, कभी सियोट, कभी कहाँ। इतना मैंने इसको सजा हुआ नहीं देखा जितना आज मैंने इसकी सजावट देखी है। मेरी गाड़ी का वजन भी कोई 5-6 किलो बढ़ गया होगा। जितने आपने फूल मेरे और मेरी गाड़ी के ऊपर बरसाए, उसके लिए भी मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया करूं। आपको सिर्फ यकीन दिलाऊंगा कि हम आपकी खिदमत करते रहेंगे, आपके मुश्किलात और मुतालबे हल करते रहेंगे, आपकी नुमाइंदगी करते रहेंगे और एक खुशहाल जम्मू कश्मीर जो है कायम करके हम आपके हाथों में दे देंगे। एक बार फिर इस प्रोग्राम के लिए मैं आप सबका, लेकिन बिलखसूस अपने साथी सुरेंद्र चौधरी साहब का शुक्रिया करते हुए आपसे इजाजत चाहता हूँ।